जय हिंद साथियों। मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम लूसेंट जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे दोस्तों। उसमें हमने दोस्तों फिज़िक्स पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। तो हम दोस्तों केमिस्ट्री में पार्ट 3 तक आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि हमने 235 नंबर के पेज तक पढ़ लिया। तो दोस्तों ऊपर के आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है लूसेंट जीके के नाम से, तो आप उसमें जाकर दोस्तों सारे पिछले वीडियो देख लेना ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। फिर आप दोस्तों इन वीडियो को देखना। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 केमिस्ट्री का। 236 नंबर पेज पे है दोस्तों, ये फर्स्ट हाफ है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और लोगों तक भी चीज़ें पहुंच सके ताकि उनका भी भला होए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज ये 236 नंबर के पेज से। 11 नंबर की हेडिंग है दोस्तों धातु है, यानी कि मेटल्स। तो दोस्तों इसमें है पॉइंट है ऐसे तत्व, हाइड्रोजन ऐसे तत्व भी कौन से होना चाहिए दोस्तों? एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोजन को छोड़कर होंगे, है ना। हाइड्रोजन को छोड़कर मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को, मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध तथा तन्य होती। तो दोस्तों इसमें मेटल्स के जो गुण भी दिए हैं, क्या क्या होती? चमकदार होती, आघातवर्ध होती तथा तन्य होती है। धातुएं जो होती है दोस्तों ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर्स होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो आंसर है दोस्तों चांदी। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। तो विद्युत चालकता कैसी होती है दोस्तों? धातुओं में घटते क्रम में होती है। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि क्या घटता क्रम होगा इनका दोस्तों। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। चांदी सबसे ज़्यादा, फिर तांबा, फिर तांबे से ज़्यादा, तांबा ज़्यादा एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम ज़्यादा है टंगस्टन से। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किसकी ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो आंसर है दोस्तों शीशे की। ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जब लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना तब आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों उसकी सीरीज भी मैं लेके आऊँगा, है ना। साथ ही साथ में मैंने प्लेटफॉर्म की सीरीज भी डाली है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना दोस्तों। और NCERT के क्वेश्चंस भी डाले हैं दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अभी क्लास 6 के डाले, 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस के, उसके बाद सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे क्वेश्चंस में डाल दूंगा दोस्तों MCQ। तो आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे IAS तक का एग्ज़ाम क्यों ना, NCERT बेस होता है, इसलिए दोस्तों पढ़ते रहो। फिर है दोस्तों पॉइंट है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर है दोस्तों क्षारकीय प्रकृति होती, क्षारीय प्रकृति होती। इसका अर्थ है क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 की प्रकृति कैसी होती? अम्लीय होती। पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन, देखिए कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति कैसी है? तो आंसर है दोस्तों अम्लीय, यानी कि एसिड प्रकृति से रखता है नेचर इसका। फिर है दोस्तों एल्यूमिनियम, जिंक एवं Pb यानी कि लेड के ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों कैसे होते हैं इनके ऑक्साइड? उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। फिर है दोस्तों धातुएं जो हैं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु है। मतलब धातुएं क्या है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। तो दोस्तों धातुओं में लिखा है ये, है ना, थोड़ा सा भूल गया वो दोस्तों लिखने वाला। तो धातुओं में क्या लिखा है दोस्तों? धातुओं में मैं भी थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको धातुओं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? में। धातुओं में प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु, मतलब जितनी भी धातु उनमें जो दोस्तों हाइड्रोजन धातु है जो वो तनु अम्लों से भी हल्की धातु है। हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लिथियम है।
मतलब हाइड्रोजन से भी मतलब सीधी बात वो पॉइंट में ये बोल रहा है दोस्तों कि धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आंसर है दोस्तों लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु है। मतलब ये जो धातु है लिथियम है, ये तनु अम्लों से भी हल्की है तथा हाइड्रोजन से भी हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लिथियम। दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, मैं 1 मिनट आपको चेक करके बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं है सही, है ना। क्या मतलब है दोस्तों, हम गलत चीज़ पढ़ ले, इससे बढ़िया हम क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ सॉरी दोस्तों, ये जो है ये है, हाँ ये जो है दोस्तों, मैं दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों ये एक टेबल है, उन्होंने ये टेबल में मतलब लिखा नहीं है, ये टेबल है, ये अलग टेबल है ना। ये जो टेबल है ये अलग है और ये अलग है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अलग है और ये टेबल अलग है, जिसमें कि मैंने मतलब ये बॉक्स बना दिया। ये पॉइंट ये है कि धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। धातुएं जो होती है दोस्तों प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मतलब जो मेटल्स का दोस्तों एक गुण है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेटल्स जो होंगे दोस्तों ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। फिर है दोस्तों तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन दे के पूछ लेगा कि तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है या नहीं करता, तो दोस्तों नहीं करता। तांबे को अगर आपको पहचानना हो तो आप क्या करेंगे, इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देंगे। अगर क्रिया कर जाएगा, है ना, तो ये तांबा नहीं है भाई, इसकी पहचान ही है। और अगर ये क्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है भाई, ये तांबा है, ये पक्की बात है ना। और तनु और धातुओं की एक पहचान क्या हमने अभी ऊपर देखी कि ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मतलब अगर धातु है इसका मतलब तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन है सारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेबल है जो क्वेश्चन आते रहते हैं। मतलब तो दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार आया। तो आंसर है दोस्तों लिथियम। क्या है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है भाई? तो वो है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। और सबसे कठोर धातु जो है वो धातु है दोस्तों क्रोमियम। तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो गई दोस्तों? क्रोमियम। अब दोस्तों इसको कुछ ट्रिक या कुछ स्टोरी बनाते हैं जिससे ये चीज़ आ जाए, क्योंकि ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आया सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों लिथियम, है ना। तो दोस्तों किसी का नाम सोचते हैं कि हाँ, जो लिथियम जो है दोस्तों, लिथियम नाम की लड़कियां तो दोस्तों क्या होता है, वैसे ही बहुत हल्की रहती, मतलब उनका वजन कम होता है। तो दोस्तों लिथियम जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही हल्की है। बोले लिथियम दोस्तों, बोले बहुत ही हल्की है, मतलब, है ना। बस यही चीज़ याद रख लें कि लिथियम जो है ना यार, बोले बहुत हल्की लड़की है यार, लिथियम बहुत हल्की है यार, है ना। और ओस्मियम हमको याद रखना है, तो ओस्मियम, है ना। तो दोस्तों ओस कैसी होती है? ओस तो हल्की होती है ना। और अगर ओस भारी गिरने लग जाएगी तो ओस हल्की होती है, तो क्या होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर ओस जो होता है दोस्तों, ये भारी गिरने लग जाएगी, मतलब ओस गिरती है ना दोस्तों ठंडी के समय में, पता ही नहीं चलता है, गिरती रहती है और मतलब इतनी हल्की होती है, मतलब पता ही नहीं। लेकिन अगर यही ओस गिरने लग जाएगी, आप खड़े हैं और ओस तेज़ी से गिरने लग जाएगी, मतलब भारी ओस गिरने लग जाएगी बड़ी बड़ी, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि आप गीले हो जाएंगे। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। या फिर इसको और किसी तरीके से याद रखते हैं कि आसमा जो है दोस्तों, वो कैसी है? भारी है भाई। लिथियम तो है हल्की, है ना, और आसमा है भारी। और फिर है दोस्तों क्रोमियम है कठोर, है ना।
तो क्रोमियम को कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि क्राम, इसको भी दोस्तों कुछ ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लिथियम, ओस्मियम और क्रोमियम तीनों लड़कियां थी दोस्तों, इनको खड़ा करा है ना। लिथियम, आसमा और क्रोमियम को खड़ा करा। क्रोमियम को हम दोस्तों कुछ नाम से याद रखते हैं कि कामा रख लेते हैं, है ना, कामा। तो लिथियम, आसमा और कामा को खड़ा करा, है ना, कि बताओ इनमें से सबसे हल्की कौन सी है, कौन सी मतलब लड़की है। तो बच्चों ने बोला अरे बोले इसमें तो सबसे हल्की तो हमें लिथियम ही दिख रही है ना। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। बोले आसमा था क्या? आसमा थी, ग्रुप में खड़ी थी, वो बहुत मोटी थी। अरे बोले ये तो पक्का सर, ये बहुत मोटी होगी, ये बहुत भारी होगी। तो आसमा जो है दोस्तों सबसे भारी धातु। और दोस्तों क्रोमियम कैसी थी दोस्तों? ना हल्की थी, ना मोटी थी, ना पतली थी, मतलब फिट फाट दिख रही थी, एकदम कराटे करने वाली जैसी। तो कामा कैसी है दोस्तों? वो कठोर दिख रही थी, है ना। तो क्रोमियम जो है दोस्तों कठोर धातु है। बस ये स्टोरी याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों धातुओं की प्राप्ति, तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम जो है 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। तो दोस्तों भूपर्पटी पर कौन कौन सी धातुएं हमको मिलती? तो एल्यूमिनियम 7% है, लोहा 4% और कैल्शियम 3% है। ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम 7, लोहा 4 और कैल्शियम 3 है। तो इनका दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान है। खनिज यानी कि मिनरल्स, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। फिर है दोस्तों अयस्क, तो ओर्स को देख लेते हैं दोस्तों। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते, ओर्स कहलाते। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो भी मिनरल्स जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। फिर है दोस्तों अयस्क का सांद्रण देख लेते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम पूरा डायग्राम एक साथ देख सकें कि अयस्क कैसे सांद्रण होता है अयस्क का, ताकि हमको क्या हो दोस्तों चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। ये डायग्राम बहुत बड़ा है दोस्तों, ये रहा। तो आप क्या करना है दोस्तों, इसको आपको याद करना है तो इसको 240p पे देख लेना। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, कैसे बन रहा है अयस्क। तो पहले अयस्क रहता, फिर अयस्क का क्या हुआ दोस्तों, सांद्रण हुआ। फिर दोस्तों अयस्क का सांद्रण जो है 3 प्रकार से होता है। पहला है दोस्तों उच्च अभिक्रियाशील धातु। सेकंड क्या है दोस्तों, तो सेकंड इसमें है दोस्तों मध्यम अभिक्रियाशील धातु। फिर तीसरी है दोस्तों निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो बदलती है दोस्तों, गलित धातु का विद्युत अपघटन होगा, फिर शुद्ध धातु मिल जाएगी हमको। फिर आते हैं दोस्तों मध्यम अभिक्रियाशील धातु कैसे बदलती है। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में होता है। तो पहले दोस्तों कार्बोनेट अयस्क आता है, फिर दोस्तों सेकंड में आता है सल्फाइड अयस्क। फिर दोस्तों कार्बोनेट अयस्क जो है दोस्तों उसका निष्पादन होता है, और दोस्तों सल्फाइड अयस्क का क्या होता है दोस्तों, भर्जन होता है। फिर दोस्तों इन दोनों का क्या होता है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड मिलते हैं हमको। निष्पादन और भर्जन के बाद धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। फिर दोस्तों ऑक्साइड के बाद क्या होता है, धातु का अपघटन होता है। और लास्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, सेकंड वाले में धातु का शोधन हो रहा है। फिर थर्ड है दोस्तों निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमको मिलता है सल्फाइड अयस्क। फिर सल्फाइड अयस्क के बाद दोस्तों होता है भर्जन, और भर्जन के बाद दोस्तों धातु, और धातु के बाद क्या होता है दोस्तों, उसका परिष्करण होता है। तो दोस्तों ये आप चीज़ें याद रख लेना, ये डायग्राम याद रख लेना। आपको पूरा अयस्क मतलब ओर्स कैसे बनता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, पूरी आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये डायग्राम बना लेना, कहीं अगर नोट्स बना रहे हो दोस्तों तो इसको याद कर लेना, यहीं की यहीं बनाकर। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों धातु कर्म यानी कि मेटालॉर्जी। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं।
फिर है दोस्तों गैंग, अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग कहते हैं। फिर है दोस्तों फ्लक्स, यानी अयस्क में मिले गैंग यानी कि अशुद्ध पदार्थों को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थों को फ्लक्स कहते हैं। क्या है दोस्तों? क्या है इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों कि अयस्क में मिले गैंग यानी कि अशुद्ध पदार्थों को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहेंगे दोस्तों? फ्लक्स है। फिर है दोस्तों धातु मल यानी कि स्लेग, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या कह देंगे हम? धातु मल कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको जब लूसेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि जहाँ जहाँ हमने थ्योरी से पढ़े थे तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, तो थ्योरी से ही कैसे क्वेश्चन आते मैं बताऊंगा आपको। फिर है दोस्तों निष्पातन यानी कि कैल्सिनेशन क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक क्या कर रहा है दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब उसके द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। ध्यान में रखना दोस्तों निस्तापन क्या होता है? 3 नंबर में भी आपसे दोस्तों पूछ सकता है डेफिनेशन डायरेक्ट, तो आप बता देना भाई डेफिनेशन। फिर है दोस्तों भर्जन यानी कि रोस्टिंग, मेंस अगर आप लिख रहे हो तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भर्जन यानी कि रोस्टिंग क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या होता है? धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में, याद रखना दोस्तों कि गर्म हवा की उपस्थिति में ही होगा, तो गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाए। फिर है दोस्तों स्मेल्टिंग, तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है दोस्तों? धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो इसमें दोस्तों 2-3 कंडीशन है कि धातु को क्या कर रहे हैं हम? कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में, मतलब कोक एवं फ्लक्स हमारे पास होना चाहिए। तो कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए। वहीं पे दोस्तों भर्जन यानी कि रोस्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि अयस्कों को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म कर, और स्मेल्टिंग में क्या कर रहे हैं हम? द्रवणांक के ऊपर के ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो हमें स्मेल्टिंग मतलब शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है। फिर है दोस्तों सक्रियता श्रेणी यानी कि एक्टिव सीरीज। तो सक्रियता श्रेणी यह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर है दोस्तों कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और सल्फाइड अयस्क को भर्जन यानी कि रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, तो धातु ऑक्साइडों को कार्बन एल्यूमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचायन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों क्या पॉइंट है कि धातु के ऑक्साइडों को कार्बन एल्यूमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचायन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है दोस्तों सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षापित होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कहाँ पर निक्षेपित होती है? तो आंसर है दोस्तों कहाँ निक्षेपित होती है? ये कैथोड पर निक्षेपित होती है। फिर है दोस्तों सक्रियता श्रेणी को देख लेते हैं हम, यानी कि एक्टिव सीरीज को देख लेते हैं। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी यानी धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि घटती अभिक्रिया सबसे कम, ये सब मतलब पोटेशियम में क्या होता है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। फिर जैसे हम नीचे जाएंगे तो घटती अभिक्रिया हो जाएगी, यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया दोस्तों, लोहा, सीसा, पीबी यानी कि हाइड्रोजन, एच दोस्तों, तांबा, पारा
और चांदी यानी कि AG दोस्तों और सोना AU तक जाएंगे दोस्तों। तो नीचे नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील दोस्तों किसकी हो जाएगी, सोने की हो जाएगी। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील दोस्तों सक्रियता श्रेणी में किसकी है दोस्तों, पोटेशियम की। और सबसे कम अभिक्रिया कौन सा दोस्तों तत्व करता है, एलिमेंट करता है, तो सोना करता है। इसीलिए दोस्तों सोना चांदी का यूज हम किस लिए करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे नोट है कि पोटेशियम की खोज किसने करी, तो हेम्फ्री डेवी ने करी थी। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पोटेशियम की खोज किसने करी, तो हेम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज करी। ध्यान में रखना क्वेश्चन दोस्तों ये आ चुका है। फिर है दोस्तों धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संचारण यानी कि कोरोसन कहलाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि संचारण क्या, कोरोसन क्या है। तो धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव से द्वारा नष्ट होना, यानी वायु भी प्रभाव करेगी दोस्तों और आर्द्रता भी प्रभाव करेगी, तो संचारण होगा दोस्तों। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना अथवा चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, क्या है दोस्तों, ये कोरोसन यानी कि संचारण का ही उदाहरण है। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते धातु और निष्कर्षण की विधि दी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों KNaCaMgAl। फिर है दोस्तों विद्युत अपघटन विधि, यानी कि KNaCa और Mg और Al का निष्कर्षण करना है तो आपको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, विद्युत अपघटन विधि आपको अपनानी पड़ेगी भाई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं तो ध्यान में रख लेना भाई। फिर है दोस्तों इसके बाद है कि जिंक, Fe, Pb और Cu, है ना, यानी जिंक हो गया दोस्तों, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया, है ना। तो इनमें कौन सी विधि भाई निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि लगती है, तो इसमें लगता है दोस्तों कार्बन के उपयोग से अपचयन विधि का यूज करते हैं। फिर है दोस्तों Ag और Au। तो दोस्तों Ag और Au किसके सिंबल होते हैं, कई बार पूछा गया। तो दोस्तों ये होते चांदी और सोना के। ये देखो दोस्तों चांदी और सोना, यानी कि Ag क्या होता है दोस्तों, चांदी होता है, और Au होता है सोना है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके, जैसे छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं ना दोस्तों, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है बिल्कुल हल्के हल्के। तो दोस्तों इनके लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं निष्कर्षण के लिए, तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित विधि का यूज किया जाता है। फिर है दोस्तों लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों, यानी कि वायु में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, नमी और दोनों की आवश्यकता होती है जब जंग लगती है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये केमिकल, है ना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ध्यान में रखना ये चीज़ दोस्तों, क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों केमिकल रिएक्शन का, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों भार बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है भाई, लोहे पे जंग भी तो लग गई तो उससे क्या हो गया, लोहे का भार बढ़ गया भाई, है ना, जंग का भी भार काउंट हो गया, है ना। तो बस इससे ध्यान रख लेना। फिर दोस्तों लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लोहे में जंग लग जाती तो कौन सा पदार्थ उस पे आ जाता है, तो आंसर है दोस्तों फेरिसोफेरिक ऑक्साइड आता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि मतलब लोहे पर जंग लगने से फेरिसोफेरिक ऑक्साइड आ जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला जो है दोस्तों Fe2O3XH2O। क्या है दोस्तों, ध्यान में रखना, Fe2O3XH2O फॉर्मूला है ना। तो दोस्तों फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जल के अणुओं की संख्या, दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट गया है कि जल के अणुओं की संख्या x बदलती रहती है ना। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला था फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का, तो इसमें जो x था ये क्या है दोस्तों, जल के अणु को प्रदर्शित कर रहा है, सिंबॉलिक है ना। तो ये दोस्तों क्या होती, बदलती रहती। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। तो दोस्तों जब ऐसी जगह है
कि आपको दोस्तों वहाँ पे अगर कुछ लगाना हो, है ना, जैसे कि बाहर हो जाती है दोस्तों, रेलिंग हो जाती है छत के ऊपर, है ना, और इस पर दोस्तों आपको लोहे का ही, आपका बजट कम है, आप मतलब एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं या दूसरी चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको बोले लोहे का ही लगाना, तो आपको कौन सा लोहा लेना पड़ेगा भाई? बारिश में भी ऐसा लोहा टिक जाए, उस पर जंग ना लगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें जंग रहित लोहा लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने के लिए वो धातु कौन सी है दोस्तों? क्रोमियम। तो ऐसा लोहा जिसमें कि क्रोमियम का यूज़ होगा। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? क्रोमियम का। ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो एक एक लाइन में बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आए। जब हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव को दोस्तों याद करेंगे ना, तो आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन है। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम क्रोमियम धातु का यूज़ करते हैं। अबे दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। फिर है दोस्तों यहाँ पे एक नोट है कि यशद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं हम दोस्तों? यशद लेपन कहते हैं। ध्यान में रखना कि लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको कि यशद लेपन कहते हैं, यानी कि गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है। फिर है दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 237 नंबर के पेज पे दोस्तों फर्स्ट आप देखते हैं कि तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट, क्या है दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन कई बार आया कि तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर है दोस्तों कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। फिर है दोस्तों तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि तांबे का शत्रु तत्व कौन सा? भाई गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि आपकी बॉडी में अगर कॉपर की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, मतलब जैसे कि आप अगर कॉपर के बर्तन में खाते रहेंगे ना, तो दोस्तों क्या होता है कि तांबे की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए कॉपर के बर्तन में मत खाओ ज़्यादा, तांबे के बर्तन में भी दोस्तों, है ना, कि खाना पीना भी करो, पानी पी सकते हो तांबे के बर्तन में, पानी तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप खाना पीना खाने लग जाओगे तो क्या होगा भाई? बॉडी में कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी, और कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार होने लग जाओगे। जब पूछोगे कि कौन सा रोग हुआ है, तो कौन सा रोग होता है भाई? विल्सन रोग, है ना। कैसे डॉक्टर के पास जाओगे? विल्सन नाम के डॉक्टर के पास जाओ, तो वो बोलेगा पूछोगे आप उनसे कौन सा रोग हुआ, तो वो बोलेगा मेरे नाम का ही रोग हो गया तुमको, मतलब मेरे ही नाम की बीमारी हो गई, यानी कि विल्सन बीमारी हो गई तुमको, विल्सन रोग होता है। तो दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन है कि तो तांबा जब आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो जो हरे रंग की परत चढ़ती उस पदार्थ का नाम क्या? तो उस पदार्थ का नाम है दोस्तों कॉपर कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट। और तांबे का दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि तांबे का शत्रु तत्व कौन सा? तो दोस्तों वो है गंधक। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर में तांबे की अत्यधिक मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है दोस्तों विल्सन रोग होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक नोट है कि कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक तांबा का बना होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है दोस्तों कि कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तो ये भी भाई कॉपर का बना होता है। और तड़ित चालक किसका बना होता है? ये भी भाई कॉपर यानी कि तांबे का बना होता है। फिर है दोस्तों यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल को देख लेते हैं दोस्तों कि ये टेबल में हमको क्या बताया गया है। ये टेबल तो दोस्तों बहुत लंबी है, तो दोस्तों मैंने छोटी कर दिया इस टेबल को। आप 240p में देख लेना दोस्तों, या फिर 360 में देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि हम क्या होगा, हाँ दोस्तों एक काम करता हूँ, इसको बड़ा ही कर देता हूँ दोस्तों। ये हाफ में डिवाइड है टेबल, तो मैं इसको बड़ा करके ही आपको बता देता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, सूत्र हैं, फॉर्मूले याद रख लोगे दोस्तों तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन मतलब आ ही जाते हैं, एक दो
नंबर में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क दिए गए। क्या दिए गए दोस्तों? प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, अब इनको हम याद करते हैं कि सोडियम जो धातु है दोस्तों उसके अयस्क कौन कौन से? तो चिली साल्ट पीटर है ना। तो उसका सूत्र क्या है? चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र है दोस्तों NaNO3। क्या है दोस्तों? NaNO3। फिर है दोस्तों सोडियम का दूसरा जो है दोस्तों अयस्क है वो ट्रोना है। ट्रोना का सूत्र क्या है दोस्तों? फॉर्मूला क्या है? तो Na2CO3 2NaSCO3 इंटू 3H2O, ये ट्रोना का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों सोडियम का ये बोरेक्स अयस्क है जिसका कि सूत्र है, बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 10H2O। क्या है बोरेक्स का सूत्र? है दोस्तों Na2B4O7 10H2O। ध्यान में रखना, ये वाला तो दोस्तों फॉर्मूला कई बार पूछा गया, बोरेक्स का क्या सूत्र होता है? तो Na2B4O7 10H2। फिर है दोस्तों साधारण नमक। तो दोस्तों सोडियम का ही अयस्क होता है साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का सूत्र है NaCl। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो NaCl। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूरा बता देता हूँ कि सोडियम के अयस्क कौन कौन से। तो चिली साल्ट पीटर है, ट्रोना है, बोरेक्स है और साधारण नमक है सोडियम के अयस्क। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से और उनके फॉर्मूले क्या क्या है भाई। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड है, कोरंडम है, फेलस्पर है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है और कायोलिन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से? बॉक्साइड, कोरंडम, फेलस्पर, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और कायोलिन है। उनका फॉर्मूला देखते हैं। तो बॉक्साइड का फॉर्मूला है दोस्तों Al2O3 2H2O। क्या है फॉर्मूला? Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये बोरेक्स दोस्तों बॉक्साइड का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों कोरंडम का फॉर्मूला जो है Al2O3। कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। फिर है दोस्तों फेलस्पर का फॉर्मूला है KalSi3O3, KalSi3O3 है। फिर है दोस्तों क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F)6। फिर इसके बाद आता है दोस्तों एल्यूनाइट का फॉर्मूला। तो दोस्तों एल्यूनाइट का जो फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 4AlOH थ्राइस, ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 4AlOH थ्राइस, ये फॉर्मूला है भाई। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पोटेशियम को हम डिनोट करते हैं कैसे? तो उसके दोस्तों अयस्क कौन कौन से? तो नाइटर और कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। नाइटर और कार्नेलाइट जो है दोस्तों पोटेशियम का अयस्क। तो नाइटर का जो दोस्तों फॉर्मूला है, ध्यान में रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार आया। तो KNO3, नाइटर का फॉर्मूला क्या है भाई? KNO3 है। और कार्नेलाइट का फॉर्मूला है दोस्तों KCl MgCl2 और 6H2। क्या है दोस्तों? कार्नेलाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 और 6H2 जो है दोस्तों कार्नेलाइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं दोस्तों। तो मैग्नीशियम के जो अयस्क है दोस्तों मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, इप्सम लवण है, कीसेराइट है और कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम के ओर से। क्या क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो मैग्नीशियम के जो अयस्क हैं दोस्तों मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, इप्सम लवण है, कीसेराइट है और कार्नेलाइट है। क्या क्या है दोस्तों अयस्क? ध्यान में रखना, इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ। मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, इप्सम लवण है और कीसेराइट है और कार्नेलाइट है। फिर है दोस्तों मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या क्या है? तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है जो दोस्तों MgCO3। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? MgCO3। फिर है दोस्तों डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है? तो डोलोमाइट का फॉर्मूला है दोस्तों MgCO3 CaCO3। MgCO3 CaCO3 क्या है दोस्तों? डोलोमाइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों इप्सम लवण का देख लेते, इप्सम सॉल्ट का दोस्तों हम फॉर्मूला देख लेते। तो MgSO4 7H2O इप्सम लवण का फॉर्मूला। MgSO4 7H2O किसका फॉर्मूला है दोस्तों? इप्सम लवण का फॉर्मूला MgSO4 7H2।
फिर है दोस्तों कीसेराइट का फॉर्मूला क्या है, तो कीसेराइट का फॉर्मूला है दोस्तों MgSO4H2O। MgSO4H2O दोस्तों कीसेराइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला है दोस्तों KCl-MgCl2 KCl-MgCl2 कार्नेलाइट का फॉर्मूला है। फिर है दोस्तों इसके बाद कैल्शियम के अयस्क देख लेते हैं हम। तो कैल्शियम के जो अयस्क है दोस्तों डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फेलोस्पार है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, सिलिकेट या एस्बेस्टस है। क्या है दोस्तों कैल्शियम के अयस्क क्या क्या है, तो कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से पूछ लेता, तो डोलोमाइट है कैल्शियम का अयस्क, कैल्साइट है कैल्शियम का अयस्क, फ्लोर स्पर्श क्या है दोस्तों, फ्लोर स्पर्श बोलो, फ्लोर स्पर्श, सॉरी दोस्तों गलती से बोल, फ्लोर स्पर्श कैल्शियम का अयस्क, कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम का अयस्क, और सिलिकेट या एस्बेस्टस कैल्शियम का है। दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ कैल्शियम के अयस्क क्या क्या है, ये दोस्तों क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोर स्पार, कैल्शियम मैग्नीशियम, सिलिकेट या एस्बेस्टस जो है दोस्तों कैल्शियम के अयस्क है। फिर दोस्तों इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। तो डोलोमाइट को जो दोस्तों फॉर्मूला है वो है CaCO3 तो डोलोमाइट का फॉर्मूला कई बार आया है दोस्तों, क्या है CaCO3 फिर है दोस्तों कैल्साइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या है कैल्साइट का फॉर्मूला दोस्तों CaCO3, कैल्साइट का फॉर्मूला है CaCO3। फिर है दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम्स में। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है CaSO4 क्या है CaSO4 क्या है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 फिर है दोस्तों फ्लोर स्पार का फॉर्मूला क्या है CaF2 फ्लोर स्पार का फॉर्मूला है दोस्तों CaF2। फिर है दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस, क्या है दोस्तों एस्बेस्टस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस का बात है कि है। तो इनका फॉर्मूला है दोस्तों CaSiO3 तो दोस्तों एस्बेस्टस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एस्बेस्टस किसका और से किसका अयस्क है, तो आंसर जो है दोस्तों जो कैल्शियम का अयस्क है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस का फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया जिसको कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट भी कहते हैं। तो CaSiO3 MgSiO2 CaSiO3 फिर है दोस्तों स्ट्रांसियम को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों SR से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों स्ट्रांसियम के अयस्क कौन कौन से, तो स्ट्रांसिनाइट है स्ट्रांसियम का अयस्क, और सिलेस्टाइन है, क्या है स्ट्रांसियनाइट है स्ट्रांसियम का अयस्क और सिलेस्टाइन है। फिर है दोस्तों स्ट्रांसियम के फॉर्मूला क्या है, तो SrCO3 जो है स्ट्रांसियम का फॉर्मूला। फिर सिलेस्टाइरिन का फॉर्मूला क्या है SrSO4 सिलेस्टाइन का फॉर्मूला है। फिर आते हैं दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते, तांबे के अयस्क कौन कौन से इसको भी देख ले, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों तांबे के जो अयस्क है वो है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट। क्या है दोस्तों क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है और कॉपर पाइराइट है। ध्यान में रखना दोस्तों तांबे के अयस्क कौन कौन से, कॉपर के अयस्क कौन कौन से, क्यूपराइट है एक तांबे का अयस्क, कॉपर ग्लांस एक तांबे का अयस्क और कॉपर पाइराइट है वो भी तांबे का अयस्क है। तो दोस्तों क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है इसको देख लें। तो Cu2O ये है दोस्तों क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या है Cu2O, ये क्यूपराइट का फॉर्मूला। वहीं पे दोस्तों कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है Cu2S, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों Cu2S। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों CuFeS2, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों CuFeS2। क्या होता है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2। अब दोस्तों इसी टेबल में हम बढ़ते हैं 8th नंबर पे, देख लेते हैं कौन सा अयस्क के धातु और अयस्क उनके सूत्र भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि और भी अच्छा आपको दिखे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। अब आते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं सिल्वर को, देख लेते हैं। तो सिल्वर को हम दोस्तों Ag से डिनोट करते हैं, देखा था हमने। अयस्क कौन कौन से सिल्वर के क्वेश्चन आते हैं, तो रूबी सिल्वर, सिल्वर का है इसके, चांदी का है इसके। पायरा गायराइट सिल्वर का है इसका, और हार्न सिल्वर। कौन कौन से दोस्तों अयस्क, रूबी सिल्वर हो गया, पायरा गायराइट हो गया, और हार्न सिल्वर जो है दोस्तों सिल्वर के अयस्क है। रूबी सिल्वर, पायरा गायराइट और हार्न सिल्वर। तो दोस्तों रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर तो आप बता दोगे हाल ही, क्योंकि इसमें सिल्वर ही लग रहा है ना। तो दोस्तों अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि पायरा गायराइट किसका अयस्क है, को ऑप्शन में दे देगा, जैसे पोटेशियम हो गया है ना, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इससे दे देगा। तो आपको दोस्तों याद रखना कि पायरा गायराइट जो है अयस्क है सिल्वर का, है ना। और अगर आपको रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर अगर उसको पूछना होगा तो आपको दोस्तों फॉर्मूला लिख के दे देगा और बोल देगा बताओ ये कौन सा अयस्क है, अयस्क व किस धातु का अयस्क है, या फिर पूछ लेगा कि ये जो फॉर्मूला लिखा है ये किस धातु का अयस्क का फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आप दोस्तों ऐसे डायमेंशन में याद करो कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए और याद भी आ जाए, हम वहाँ पे ऑप्शन से लगा दें। अब दोस्तों इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो रूबी सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है 3Ag2S Sb2S2। क्या होता है दोस्तों रूबी सिल्वर का फॉर्मूला? 3Ag2S Sb2S2, 3Ag2S Sb2S2। फिर है दोस्तों पायरा गायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो पायरा गायराइट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों Ag3SbS3। Ag3SbS3 दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है? पायरा गायराइट का। फिर है दोस्तों हार्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? तो AgCl जो होता है दोस्तों हार्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है। AgCl किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? हार्न सिल्वर का फॉर्मूला। फिर दोस्तों सोना किसकी धातु? सोना जो है दोस्तों सोने का डिनोट किसके से करते हैं? गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं। तो सोने के अयस्क कौन कौन से दोस्तों? काल्बेराइट और सिल्वेनाइट। क्या अयस्क है दोस्तों सोने के? काल्बेराइट और सिल्वेनाइट जो है दोस्तों सोने के अयस्क। ध्यान में रखना दोस्तों, सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना। ये अयस्क से क्वेश्चन आता है कि काल्बेराइट और सिल्वेनाइट जो है दोस्तों सोने के अयस्क है। तो दोस्तों काल्बेराइट को क्या कहते हैं? काल्बेराइट का सॉरी दोस्तों फॉर्मूला क्या है? तो AuTe2 दोस्तों किसका फॉर्मूला है? काल्बेराइट का फॉर्मूला जो है दोस्तों AuTe2। और सिल्वेनाइट का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है AgAuTe। सिल्वेनाइट का जो फॉर्मूला है दोस्तों AgAuTe। सिल्वेनाइट का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? AgTe। ध्यान में रखना दोस्तों, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों फॉर्मूला या अयस्क होते, तो इन्हीं क्वेश्चन में दोस्तों दूसरे लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। और आप दोस्तों क्या करेंगे, अगर ये लेक्चर सुन के जाएंगे तो आप यही चीज़ें सही करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे। तो दोस्तों हो सके तो इनको लिखते भी जाओ, लिखते लिखते याद कर लो तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लो, लूसेंट के और भी शॉर्ट नोट्स बना लो तो और भी अच्छा हो जाए। तो सिल्वेनाइट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों AgAuTe। ध्यान में रखना AgAuTe। अब आते हैं दोस्तों हम बेरियम पे, 11वें नंबर की धातु। बेरियम को किससे डिनोट करते हैं हम? तो कैपिटल B स्मॉल a से हम बेरियम को डिनोट करते। बेरियम का अयस्क क्या है दोस्तों? बेराइट। पूछ लेगा कि बेराइट किसका अयस्क है, तो आंसर है दोस्तों बेरियम का अयस्क है। फिर है दोस्तों BaSO4 से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों BaSO4। बेरियम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों बेराइट का फॉर्मूला क्या है? तो BaSO4 जो है बेराइट का फॉर्मूला है। इसको भाई फॉर्मूला क्या है, डिनोट तो हम दोस्तों बेरियम को Ba से कर लें। अयस्क क्या है बेरियम का? बेराइट है। कई बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान में रखना कि बेरियम किसका अयस्क है। तो सॉरी दोस्तों बेरियम का अयस्क क्या है, गलती से बोल दिया था। तो बेरियम का अयस्क है दोस्तों बेराइट है, और बेराइट का दोस्तों फॉर्मूला क्या है? BaSO4। फिर है दोस्तों जिंक। तो जिंक के क्या क्या अयस्क होते हैं इसको भी ध्यान में रख ले। तो जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है।
केलेमाइन जिंक का अयस्क और जिंकाइट जो है जिंक का अयस्क। ध्यान में रखना दोस्तों जिंक का अयस्क क्या क्या है। तो जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है, केलेमाइन जिंक का अयस्क है और जिंकाइट जो है दोस्तों जिंक का अयस्क। फिर से आपको बता देता हूँ, जिंक यानी जस्ते के अयस्क पूछ लेगा तो क्या बोलना है, जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट जो है दोस्तों जस्ते का अयस्क है। तो दोस्तों आप इसको लिखते जाओ वहीं की वहीं याद करते जाओ, मतलब जैसे लेक्चर चल रहा है उसी के साथ एक पेज ले लो है ना A4 साइज का, जो जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसको लिखते जाओ तो याद होगा आपको, ऐसा लगेगा कि आप क्लास ही ले रहे हो। तो ध्यान में रखना जिंक ब्लेंड, केलेमाइन और जिंकाइट जो किसका है इसके भाई, ये जिंक का है इसके। अब जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला क्या होता है तो ZnS से हम इसको डिनोट करते हैं, ZnS से हम प्रदर्शित करते हैं जिंक ब्लेंड को। केलेमाइन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो ZnCO3 से हम केलेमाइन को प्रदर्शित करते हैं। केलेमाइन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो ZnCO3 से। फिर दोस्तों जिंकाइट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो ZnO से हम दोस्तों जिंकाइट को प्रदर्शित करते हैं ZnO से। फिर दोस्तों पारे का अयस्क क्या होता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये है दोस्तों पारे का अयस्क है। और पारे को हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल Hg से। ध्यान में रखना Hg, कि कई बार आपको अगर कंफ्यूज करना है तो वो पूछ लेगा कि Hg का अयस्क क्या होता है और ऑप्शन में कई दे देगा। तो आंसर है दोस्तों सिनेबार जो होता है Hg का अयस्क। अब सिनेबार का फॉर्मूला क्या है दोस्तों HgS, सिनेबार का फॉर्मूला है भाई HgS। फिर है दोस्तों इसके बाद आता है टीन, 30 नंबर की जो धातु है दोस्तों वो टीन है, जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं। डिनोट भी याद रखना दोस्तों, सिंबल क्या है Sn। फिर है दोस्तों कैसीटेराइट, तो कैसीटेराइट किसका अयस्क है तो ये है दोस्तों टीन का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों कैसीटेराइट, टीन का अयस्क है। इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी दोस्तों फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है दोस्तों इसका SnO2। क्या है दोस्तों SnO2 फॉर्मूला है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना दोस्तों SnO2 कैसीटेराइट का फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसी में बढ़ते 14 नंबर पे आ जाते हैं लेड, यानी लेड जिसको कि हम Pb से डिनोट करते हैं। तो लेड का अयस्क क्या है दोस्तों गैलेना। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि गैलेना किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है। ध्यान में रखना गैलेना किसका अयस्क है तो लेड का अयस्क है। तो दोस्तों गैलेना का फॉर्मूला क्या है दोस्तों PbS जो है दोस्तों ये गैलेना का फॉर्मूला होता है। PbS जो होता है दोस्तों गैलेना का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों एंटीमनी, तो एंटीमनी का अयस्क यानी कि हम एंटीमनी को दोस्तों Sb से डिनोट करते हैं। और एंटीमनी का अयस्क क्या है दोस्तों स्टीबनाइट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि स्टीबनाइट किसका अयस्क है, तो आंसर है दोस्तों एंटीमनी का अयस्क है। अब दोस्तों स्टीबनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है दोस्तों Sb2S3। क्या है दोस्तों मैं आपको 2-3 बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते ही रिवाइज हो जाए। तो Sb2S3 किसका फॉर्मूला है, तो ये दोस्तों स्टीबनाइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों कैडमियम, 16 नंबर की धातु कैडमियम जिसको कि हम Cd से डिनोट करते हैं। तो कैडमियम का अयस्क है जो दोस्तों है ग्रीनोकाइट। क्या है दोस्तों कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट है, जिसको कि दोस्तों CdS से प्रदर्शित किया जाता है, यानी फॉर्मूला है जो दोस्तों ग्रीनोकाइट का वो है CdS है। फिर है दोस्तों बिस्मथ, 17 नंबर पे है दोस्तों बिस्मथ जिसको कि हम Bi से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों बिस्मथ का जो अयस्क है वो क्या है तो बिस्मुथाइट। बिस्मथ का अयस्क क्या है दोस्तों बिस्मुथाइट है, जिसको कि हम दोस्तों बिस्मुथाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी फॉर्मूला क्या है तो Bi2S3। बिस्मुथाइट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों Bi2S3 दोस्तों बिस्मुथाइट का फॉर्मूला है। फिर है दोस्तों लोहे का जो अयस्क है उसको अयस्क कौन कौन से लोहे के अयस्क, तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया और कैल्कोपायराइट हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आए कि लोहे के अयस्क इनमें से कौन से नहीं है, एक क्या दे देगा वो गलत दे देगा और बाकी 3 सही दे देगा, है ना, या फिर क्या कर देगा 3 गलत दे देगा 1 सही दे देगा। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना कि लोहे के अयस्क कौन कौन से, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट,
आयरन पाइराइट और कैल्कोपाइराइट। ध्यान में रखना लोहे का है, इसको फिर से बता देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। तो हेमाटाइट जो है लोहे का है इसके, मैग्नेटाइट भी लोहे का है इसके, लिमोलाइट भी लोहे का है इसके, सीडेराइट भी लोहे का है इसके, आयरन पाइराइट भी लोहे का है इसके और कैल्कोपाइराइट भी लोहे का है इसके। ध्यान में रखना। अब दोस्तों हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 हेमाटाइट का फॉर्मूला है। ध्यान में रखना दोस्तों, हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है पूछ लेगा आपसे। तो Fe2O3 किसका फॉर्मूला है दोस्तों? हेमाटाइट का। फिर है दोस्तों मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4 जो है दोस्तों मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों? मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4 जो है दोस्तों मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। फिर है दोस्तों लिमोटाइट का फॉर्मूला क्या है? कई बार आ चुका है दोस्तों। तो Fe2O3 3H2 Fe2O3 3H2 जो है दोस्तों लिमोनाइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों सीडेराइट का फॉर्मूला क्या है? तो सीडेराइट का फॉर्मूला है जो है दोस्तों FeCO3 जो है दोस्तों सीडेराइट का फॉर्मूला क्या है? FeCO3 सीडेराइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों आयरन पाइराइट का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों FeS2 जो है दोस्तों आयरन पाइराइट का फॉर्मूला। कई बार ये क्वेश्चन आया। फिर है दोस्तों कैल्कोपाइराइट किसका फॉर्मूला है? तो कैल्कोपाइराइट जो है दोस्तों CuFeH2 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कैल्कोपाइराइट CuFeH2 का फॉर्मूला है दोस्तों, कैल्कोपाइराइट का फॉर्मूला है CuFeH2। फिर है दोस्तों 19 नंबर पे आती है दोस्तों कोबाल्ट, यानी कि जिसको कि हम CO से प्रदर्शित करते हैं। कोबाल्ट दोस्तों किसका है इसके? तो दोस्तों स्मेल्टाइट का है इसके। स्मेल्टाइट किसका है इसके दोस्तों? कोबाल्ट का है इसके। क्या है दोस्तों? स्मेल्टाइट किसका है इसके दोस्तों? कोबाल्ट का है इसके। है कोबाल्ट का है कौन सा है दोस्तों? स्मेल्टाइट है। तो स्मेल्टाइट को हम दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है स्मेल्टाइट का? COAS2। स्मेल्टाइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? COAS2 दोस्तों किसका फॉर्मूला है? स्मेल्टाइट का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों 20वें नंबर पे है दोस्तों निकिल। तो निकिल का दोस्तों निकिल का अयस्क क्या है? तो मिलेराइट है ना। तो हम दोस्तों इसको याद रखना है कि दोस्तों निकिल को मिली जो कि राइट थी बिल्कुल, है ना। उससे पहले जो लड़की मिली थी वो बिल्कुल ही रॉन्ग थी, गलत थी। मिली तो निक्की का जीवन क्या हो गया? निकेल का जीवन क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। यानी कि मिली क्या है? राइट है। यानी कि निकेल का जो अयस्क है दोस्तों मिले राइट है। और दोस्तों हम इसको प्रदर्शित मतलब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NiS किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? मिलेराइट का। अब दोस्तों 21 नंबर पे हम देखते हैं। 21 नंबर पे दोस्तों क्रोमियम। तो क्रोमियम के दोस्तों अयस्क क्या है? क्रोमियम को हम दोस्तों पहले प्रदर्शित किस करते हैं देखते हैं। तो Cr से हम प्रदर्शित करते हैं क्रोमियम को। तो क्रोमियम का दोस्तों अयस्क क्या है दोस्तों? क्रोमाइड जो है क्रोमियम का अयस्क है, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्रोमाइड का जो फॉर्मूला है तो दोस्तों वो होता है FeOCr2O3। क्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? FeOCr2O3। क्या होता है क्रोमाइड का फॉर्मूला? FeOCr2O3 क्रोमाइड का फॉर्मूला। फिर है दोस्तों 22वें नंबर पे है मैग्नीज, यानी कि Mn। तो मैग्नीज के अयस्क क्या क्या है? तो आंसर है दोस्तों पाइरोलूसाइड जो है मैग्नीज का अयस्क है। सिलोमिलिन जो है दोस्तों ये भी मैग्नीज का अयस्क है। पाइरोलूसाइड, सिलोमिलिन, मैग्नाइट ये दोस्तों किसके अयस्क है? मैग्नीज के अयस्क है। तो मैग्नाइट भी पूछ सकता है, तो सिलोमिलिन को ही मैग्नाइट कहते हैं, ये मैग्नीज का अयस्क है। पाइरोलूसाइड दोस्तों कई बार पूछा गया है कि पाइरोलूसाइड किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है पाइरोलूसाइड। अब दोस्तों पाइरोलूसाइड का फॉर्मूला क्या है इसको देखते हैं। तो MnO2 जो है दोस्तों पाइरोलूसाइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? MnO2 पाइरोलूसाइड का फॉर्मूला है। फिर है दोस्तों सिलोमिलिन या मैग्नेनाइट किसका फॉर्मूला है? तो सिलोमिलिन या मैग्नेनाइट किसका फॉर्मूला है दोस्तों? मैग्नाइट किसका फॉर्मूला? तो Mn2O3 2H2 का दोस्तों सिलोमिलिन का फॉर्मूला है Mn2O3 2H2O। फिर है दोस्तों यूरेनियम का फॉर्मूला क्या है?
यूरेनियम को हम दोस्तों यू से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसके अयस्क क्या है, तो यूरेनियम के अयस्क है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड। यूरेनियम के अयस्क क्या है दोस्तों, कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड। क्या क्या अयस्क है यूरेनियम के दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके कि यूरेनियम के अयस्क क्या है, तो आंसर है दोस्तों कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड जो है दोस्तों यूरेनियम के अयस्क है। और दोस्तों इसके क्या फॉर्मूला क्या है, तो U3O8 जो है दोस्तों फॉर्मूला है। U3O8 जो है दोस्तों फॉर्मूला है। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेंड का मान लो दोस्तों U3O8 जो दोस्तों फॉर्मूला है। यहाँ पे तो दोस्तों एक ही फॉर्मूला दिया गया, तो आप इसको दोस्तों चेक कर लेना है ना, गूगल पे डाल के इसको चेक कर लेना कि U3O8 किसका फॉर्मूला है ना। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये हमको अयस्क तो समाप्त हो गए, तो दोस्तों ये सारी टेबल को आप याद कर लेना। अब ये दोस्तों धातुओं से संबंधित विविध तत्व, ये फर्स्ट हाफ में ही है दोस्तों। तो धातुओं का राजा क्या होता है, सोना को कहते हैं। धातुओं का राजा किसको कहते हैं दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आया, आंसर है दोस्तों सोने को कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कि कोर में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है, ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आ चुका है। धातु का राजा सोना, पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक धातु कौन सी है दोस्तों, निकेल है। कौन सी पाई जाती है, निकेल पाई जाती। दूसरे स्थान पर कौन सी धातु है दोस्तों, लोहा है। पहले स्थान पर केंद्र में भाई जैसे ये पृथ्वी है, तो पहले स्थान पे दोस्तों यहाँ पे निकेल है, और सेकंड पे क्या है दोस्तों, लोहा। फर्स्ट पे निकेल, सेकंड पे लोहा। फिर है दोस्तों टंगस्टन को काहे से डिनोट करते हैं, W से। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं, तो दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, T पे लगा देंगे। लेकिन आपने पढ़ा है तो आप लगा देंगे कैपिटल W होता है। अगर वो स्मॉल w दे दे तो वो भी गलत होगा। तो कैपिटल W जो होता है दोस्तों टंगस्टन का संकेत होता है, यानी सिंबल होता है। और टंगस्टन का दोस्तों गलनांक कितना होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर दोस्तों भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। पूछ लेगा कि देगाना खान से कौन सा टंगस्टन उत्पादित होता है, नहीं मतलब कौन सी धातु उत्पादित होती, तो आंसर है दोस्तों टंगस्टन। या फिर पूछ लेगा दोस्तों कि देगाना खान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ज्योग्राफी के भी 2 क्वेश्चन बन गए और साइंस के भी 2 क्वेश्चन बन गए, है ना। तो दोस्तों डायमेंशन कई हो सकते हैं जीके को पढ़ने का। आपके एग्जाम जो भी एग्जाम दे रहे हो आप उस एग्जाम्स के क्वेश्चन देख लो, फिर दोस्तों इसी में क्वेश्चन मतलब जो भी आपको थ्योरी उससे आप क्वेश्चन के डायमेंशन सोच सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से नहीं यहीं से आते हैं जो भी हम पढ़ते हैं। बस जैसे कि आईएएस के एग्ज़ाम में अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट पीसीएस में अलग टाइप के आ जाएंगे, एसएससी रेलवे में थोड़े से नीचे और भी मतलब अलग क्वेश्चन आ जाते, ग्रुप डी में बिल्कुल ही अलग आ जाएंगे। फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें अलग आते। तो दोस्तों आप पढ़ते रहो, बस थोड़े से एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन से देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हो, थ्योरी को उसी हिसाब से देखते जाओ जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। फिर है दोस्तों टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या निकाल दी जाती, तो हवा निकाल दी जाती है टंगस्टन तंतुओं का अपचयन। पूछ लेगा कि बिजली के बल्बों से हवा क्यों निकाल दी जाती है, तो आंसर है दोस्तों टंगस्टन तंतुओं के अपचयन रोकने के लिए बिजली के बल्बों से हवा निकाल दी जाती है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। मतलब अगर आप ऑक्सीजन है कमरे में तो भी जिरकोनियम जल जाएगी, और नाइट्रोजन ही है तो भी जल जाएगी। फिर है दोस्तों बेडी क्या नाम है दोस्तों इसका, है बेडिलेआइट, जिरकोनियम का अयस्क है। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिरकोनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है, तो आंसर है दोस्तों बेडिलेआइट दोस्तों किसका अयस्क है, जिरकोनियम का अयस्क है। फिर है दोस्तों न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। पूछ लेगा क्वेश्चन देखे दोस्तों कि कैडमियम एवं बोरान का उपयोग, पूछ लेगा क्वेश्चन देखे
कि जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों क्योंकि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है जिरकोनियम कैडमियम एवं बोराइन में दोस्तों? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का, एब्जॉर्प्शन का दोस्तों गुण पाया जाता है। इस कारण क्या किया जाता है दोस्तों? इनका यूज़ किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ध्यान में रखना दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में हम जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण पाया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों क्वेश्चन। फिर है दोस्तों बेराइल। बेराइल जो है दोस्तों बेरियम धातु का मुस्क अयस्क है। बेराइल किसका अयस्क है पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन देखे। तो ये दोस्तों बेरिलियम धातु का ही अयस्क है बेराइल। ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्तों इन क्वेश्चंस पे दोस्तों ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ। टेबल में भी मैंने दोस्तों ज़्यादा डिस्कस करा और ये क्वेश्चन दोस्तों एक एक नंबर के आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि फ्रांसियम सेकेंड हाफ पे है दोस्तों हम, कि फ्रांसियम जो है दोस्तों एक रेडियो सक्रिय धातु है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि फ्रांसियम कैसी धातु? तो आंसर है दोस्तों रेडियो सक्रिय और द्रव धातु है। ध्यान में रखना दोस्तों, रेडियो सक्रिय तो है ही है और ये द्रव धातु है, यानी कि लिक्विड धातु। फिर है दोस्तों स्टेन्स सल्फाइड यानी कि SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोसाइक गोल्ड का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो आंसर है दोस्तों पेंट के रूप में करते हैं मोसाइक गोल्ड का यूज। फिर है दोस्तों टिन अपरूपता। मोसाइक गोल्ड क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। फिर है दोस्तों स्टेन सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। तो स्टेन सल्फाइड को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों मोसाइक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दोस्तों सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसके तेल में करना चाहिए? तो आंसर है दोस्तों मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में भी किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस धातु का प्रयोग परावर्तक लैंपों में भी किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों सोडियम का यूज़ किया जाता है। सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं, है ना। तो सोडियम जो परावर्तक लैंप दोस्तों कहाँ लगाए जाते हैं? तो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। फिर दोस्तों बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। पूछ लेगा दोस्तों शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन। दोस्तों थोड़ी हिंदी ज़्यादा है, शल्य क्रिया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑपरेशन ही। तो पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि कैल्शियम सल्फेट का यूज़ किस में करते हैं? तो दोस्तों ऑपरेशन में यानी कि शल्य क्रिया में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आंसर है दोस्तों जिप्सम से बनता है। फिर है दोस्तों एस्बेस्टस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। पूछ लेगा दोस्तों कि एस्बेस्टस किससे बनती है? तो आंसर है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। फिर है दोस्तों बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों बेराइटा वाटर भी कहते हैं। फिर है दोस्तों बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन देखिए कि बेरियम सल्फेट का यूज किस में होता है? तो आंसर है दोस्तों बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है बेरियम सल्फेट का यूज। फिर है दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं 238 नंबर के पेज पे देखते हैं, 238 नंबर के पेज पे। तो दोस्तों आज हमने 36, 37 और 38 पे हम आ गए। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें।
तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिम्सन रेड कलर, किसके कारण होता है दोस्तों, स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, आतिशबाजी मतलब कि जो बम फटाके रहते हैं दोस्तों, आप फोड़ते होंगे तो आपको दोस्तों ऊपर जैसे ही मतलब बम फूटता होगा तो लाल रंग दिखता होगा, है ना, या फिर हरा रंग दिखता होगा दोस्तों, जैसे कि चक्री में दिखता है। तो दोस्तों चक्री जब आप घुमाते तो दोस्तों इसमें हरा रंग किस कारण से दिखता है, तो बेरियम के कारण दिखता है। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रख लें कि बम पटाखों में हरा रंग किसके कारण दिखता है, तो बेरियम के कारण दिखता है। भाई दोस्तों लाल चटक रंग किसके कारण दिखता है, तो स्ट्रांसियम के कारण दिखता है। मतलब लाल चटक रंग दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है, स्ट्रांसियम उपस्थित है। फिर है दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धात्विक तत्व है। लिथियम कैसी धातु है, तो सबसे हल्की धातु। हमने जैसा कि पढ़ा था कि लिथियम हो गया, आसमा हो गया और कामा नाम की 3 लड़कियां, और बच्चों को बोला कि बताओ इनमें सबसे हल्की, भारी और कठोर कौन है। तो बच्चों को क्या हुआ दोस्तों, हल्की दिखी लिथियम, यानी कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, मतलब पतली सी थी। और आसमा क्या दिख रही थी, मोटी सी, थुलथुली सी दिख रही थी, एकदम मोटी सी। तो बेरियम सबसे मोटी मतलब कि बेरियम सबसे भारी हो, वो क्या बोलते हैं दोस्तों, आसमा, यानी कि ऑस्मियम कैसी हो गई दोस्तों, सबसे भारी हो गई। वहीं पे दोस्तों कामा क्या दिख रही थी, कठोर दिख रही थी, यानी सबसे कठोर धातु कौन सी हो गई दोस्तों, क्रोमियम सबसे कठोर धातु हो गई। तो दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु या सबसे प्रबल अपचायक भी होती है। क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी है, तो दोस्तों लिथियम है। फिर है दोस्तों चांदी, यानी कि Ag, सोना Au, तांबा Cu, प्लेटिनम Pt एवं बिस्मथ Bi अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो पूछ लेगा दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में कौन से पाए जाते हैं, तो दोस्तों Ag हो गया सोना, वो चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ जो है दोस्तों सबसे मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फिर दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु हैं। कैसी धातु हैं ये लोग, ये दोस्तों गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया तथा मरकरी कैसी है धातु है दोस्तों, ये उत्कृष्ट धातु है। फिर है दोस्तों धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्ध, यानी कि सबसे अधिक आघात वर्ध कौन सी है दोस्तों, सोना व चांदी है। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्ध कौन सी धातु है दोस्तों, तो सोना और चांदी है, यानी कि AuAg है। फिर है दोस्तों पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते, ध्यान में रख। फिर है दोस्तों चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सबसे सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि चांदी एवं तांबा किसका सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत धारा का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। फिर है दोस्तों एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण किसने किया था, तो 1827 में, सॉरी दोस्तों 1827 में हुआ था। क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि सर्वप्रथम एल्यूमिनियम का पृथक्करण कब हुआ था, तो 1827 में हुआ था। फिर है दोस्तों कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट है। क्या है दोस्तों, पोटेशियम यूरेनिल बेंटेट किसका रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर है दोस्तों कार्नोटाइट का रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो है दोस्तों पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट है। क्या है दोस्तों, पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट किसका रासायनिक नाम है, कार्नोटाइट का। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट समस्थानिक का यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैंसर रोग के इलाज में हम किसका यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज़ करते हैं कैंसर के इलाज में। फिर है दोस्तों सोडियम परऑक्साइड का यूज़ हम पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। सोडियम परऑक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में हम क्या करते हैं भाई, सोडियम परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फिर है दोस्तों ग्रीनोकाइट, केडियम का एस के, ग्रीनोकाइट किसका एस के, तो कैडमियम का एस। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में भी किया जाता है।
केडमियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाभिक की रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, संग्राहक बैक्टीरियों में व निम्न गलनांकी मिश्र धातु में बनाने में होता है। फिर है दोस्तों एक्टिनाइट्स, रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। एक्टिनाइट्स किसका होता है दोस्तों? रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। फिर है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है दोस्तों? स्टील व सीमेंट का बना है। फिर है दोस्तों थुलियम का संकेत क्या है? तो थुलियम कोई धातु या कुछ भी होगा दोस्तों, धातु ही है। तो दोस्तों इसका जो संकेत है वो है दोस्तों कैपिटल टी और स्मॉल एम है। फिर है दोस्तों रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आ सकता है दोस्तों कि रेडियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? तो पिंच ब्लेंड से करते हैं। फिर है दोस्तों मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। रेडियम का निष्कर्षण मैडम क्यूरी ने कैसे किया था? आंसर है दोस्तों पिंच ब्लेंड से ही किया था। फिर है दोस्तों वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। अगर दोस्तों आपको वायुयान का निर्माण करना हो तो आपको कौन सी धातु का यूज़ करना पड़ेगा? तो पैलेडियम धातु का यूज़ करना पड़ेगा भाई। फिर है दोस्तों गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर है दोस्तों सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सेलिनियम धातु का उपयोग किस सेल में होता है? तो आंसर है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। फिर है दोस्तों साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइटोक्रोम में कौन सी धातु उपस्थित होती है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो लोहा ही उपस्थित होता है साइटोक्रोम में। फिर है दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में देखते हैं कि जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि जियोलाइट का प्रयोग किसको मृदु बनाने में किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों जल को मृदु बनाने में हम जियोलाइट का यूज करते हैं। टिन दोस्तों अपरूपता को प्रदर्शित करता है। टिन किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? अपरूपता को। अधिकांश संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक कैसे होते हैं? तो आंसर है दोस्तों रंगीन होते हैं। फिर है दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो ऑस्मियम है। तो हमने देखा था आसमा नाम की लड़की कैसी थी? मोटी थी, भारी थी, यानी कि ऑस्मियम कैसी है? भारी धातु। सबसे मजबूत धातु कौन सी होती है दोस्तों? टंगस्टन। एवं कठोर धातु होती है दोस्तों क्रोमियम। तो दोस्तों मजबूत धातु होती है टंगस्टन, है ना। अब है दोस्तों टंगस्टन। अब इसको हमको याद रखना है कि मजबूत धातु होती है दोस्तों टंगस्टन। तो दोस्तों हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो मजबूत नाम के कोई आदमी थे जिनका मतलब बहुत पुराना नाम था उनका, मतलब लड़का तो बनाया था लेकिन उसका नाम कैसा था? मजबूत सिंह। तो मजबूत सिंह जो दोस्तों बहुत मजबूत थे और उनके नाम जैसे ही थे वो, है ना। मजबूत सिंह कैसे मजबूत थे और मजबूत कैसे थे दोस्तों? तो टंगस्टन की तरह मजबूत थे यार। बोले कि मजबूत सिंह कैसे मजबूत थे? तो बोले टंगस्टन की तरह मजबूत थे। उनका नाम भी बोले मजबूत सिंह था और वो मजबूत भी थे एकदम टंगस्टन की तरह। तो सबसे मजबूत धातु कैसी हो गई दोस्तों? कौन सी हो गई? टंगस्टन हो। तो दोस्तों सबसे कठोर धातु इसमें बताई जाती क्रोमियम। तो हमने देखा था दोस्तों कामा कैसी थी दोस्तों? कराटे करती थी, फिट थी एकदम, है ना। तो कौन सी बच्चों को बोला तो वो उसको बता दिया कि बच्चों ने बता दिया कि कामा जो होती है दोस्तों वो कठोर है भाई। तीनों लड़कियों में कामा सबसे कठोर है, यानी कि क्रोमियम सबसे हार्डेस्ट यानी कि कठोर धातु है। फिर है दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को पाल अश कहते हैं। पूछ लेगा क्वेश्चन देखिए कि पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को और किस नाम से जाना जाता है? तो पल इस नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों निकेल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है।
विद्युत हीटर, दोस्तों आपके घरों में हीटर का यूज़ किया ही जाता होगा, तो दोस्तों आपने देखा होगा उसमें क्या होता है दोस्तों, कॉइल होती है यानी कि कुंडली होती है, स्प्रिंग जैसी होती है ना। तो दोस्तों वो जो कुंडली यानी कि वो जो कॉइल होती है दोस्तों, स्प्रिंग होती है, वो नाइक्रोम की ही बनी होती है। फिर है दोस्तों क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम है जो दोस्तों है वो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड है। फिर है दोस्तों ब्रिटेनिया धातु, एंटीमिनी तांबा व टीन की मिश्र धातु है। ब्रिटेनिया धातु किसकी मिश्र धातु, तो एंटीमनी यानी कि Sb, तांबा व टीन यानी कि Sn की मिश्र धातु। फिर है दोस्तों बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है। फिर 10% दोस्तों गंधक होता है और 15% दोस्तों चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण। तो बारूद किससे बनता है दोस्तों, बारूद में 75% दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 10% दोस्तों गंधक होता है और 15% क्या होता है दोस्तों, चारकोल होता है। तो बारूद किसका मिश्रण है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट 75%, गंधक 10% और 15% चारकोल का मिश्रण जो है दोस्तों बारूद है। फिर है दोस्तों बेबिट धातु में 89% टीन होता है और 9% एंटीमनी होता है, वह 2% क्या होता है दोस्तों, तांबा होता है। बेबिट धातु में दोस्तों 89% टीन होता है, 9% एंटीमनी होता है और 2% तांबा होता है। फिर है दोस्तों समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातु है यानी कि एल्काली मेटल्स कहलाते हैं। पहले समूह के धातु है कौन सी धातु है कहलाती है, तो दोस्तों आंसर है क्षार धातु यानी कि एल्काली मेटल्स कहलाते हैं। एवं इसके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, एल्किल हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। समूह 2 के तत्व यानी समूह 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आंसर है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु। पहले समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं, ग्रुप फर्स्ट के क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं एल्काली मेटल्स यानी कि क्षार धातु कहलाते हैं। फिर है दोस्तों ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आंसर है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु है यानी कि एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि टाइटेनियम को रणनीतिक धातु यानी कि स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं। तो दोस्तों रणनीतिक धातु किसको कहते हैं, तो दोस्तों आंसर है टाइटेनियम को कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग दोस्तों रक्षा उत्पादन में होता है। टाइटेनियम का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों रक्षा उत्पादन में किया जाता है। तो यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। तो टाइटेनियम रक्षा धातु में हम टाइटेनियम का दोस्तों क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है दोस्तों क्यों, इसका कारण है कि ये इस्पात के बराबर मजबूत तो होता है लेकिन भार में क्या होता है, आधा। अगर 2 kg इस्पात का यूज़ करना हो पड़ेगा जहाँ पर, वहीं पे क्या है दोस्तों 1 kg टाइटेनियम का यूज़ कर लो आप, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको रणनीतिक धातु भी कहते हैं। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला होता है और वायुयानों का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में भी यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है कि वायुयान का फ्रेम इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में भी यूज़ किया जाता है टाइटेनियम का। अब दोस्तों इसी में हम सेकेंड हाफ देख लेते हैं। 238 नंबर के पेज पे हम देख रहे हैं दोस्तों सेकेंड हाफ कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फिर है दोस्तों पॉइंट है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आद्रह, क्या है दोस्तों आद्रह लिखा है, आद्रह। मैं दोस्तों इसको देख लेता हूँ क्या लिखा है ये, अद्रह बनाने में तथा जल रोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। फिर पॉइंट है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है। तो दोस्तों क्वेश्चन याद रखना कि कैल्शियम कार्बाइड पर आप जल की प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब कैल्शियम कार्बाइड डाला और आप जल डाल दो दोस्तों उस पर, तो कौन सी गैस बनेगी दोस्तों, एसिटिलीन गैस बनेगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि पिटवा लोहा यानी कि राउट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम। हमने कल दोस्तों देखा था कि अगर पीटोगे तो क्यों पीटोगे, वो सबसे निम्न होगा, मतलब बदमाशी कर रहा होगा इसलिए पीटेंगे, यानी कि पिटवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। और इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा भी कमी होगी तभी तो निम्न कोटि का लोहा। तो 0.12 से लेकर 0.25% होता है कार्बन की बात। यह अपेक्षाकृत शुद्ध होती है। तो पिटवा लोहा क्या होती है दोस्तों, अपेक्षाकृत शुद्ध होता है ना, ये अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। फिर है दोस्तों आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3। हाँ सॉरी दोस्तों कि पिटवा लोहा है ना दोस्तों, वहाँ पे क्या हमने दोस्तों कोयले को देखा होगा शायद से, है ना। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना आप, ये जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा निम्न कोटि का यह पिटवा लोहा क्या होता है, तो इसको दोस्तों आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना। मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये दोस्तों पॉइंट पढ़ते हैं कि आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो अब इसी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से क्या हो रहा है दोस्तों, लोहे की जब कमी हो रही है तो क्या हो रहा है दोस्तों, एनीमिया हो रहा है, और अधिकता हो रही है तो लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासी में लोहमयता यानी कि सिडेरोसिस रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे के बर्तन में बियर के सेवन करने के कारण होता है। फिर है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है दोस्तों टीन के अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। फिर है दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। जिंक फॉस्फाइड का यूज़ हम किसके रूप में करते हैं, तो दोस्तों रेड किलर यानी कि रेड पॉइजन के रूप में किया जाता है। का हम चूहा के विष के रूप में करते हैं। फिर है दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। किसका किया जाता है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। फिर है दोस्तों जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। जस्ते का फूल किसको कहते हैं, क्वेश्चन दे के पूछ सकता है, तो जिंक ऑक्साइड को। इसका वाइट अथवा चाइनीज़ वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। तो वाइट अथवा चाइनीज़ वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जिंक ऑक्साइड का उपयोग दोस्तों मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों जो भी आप क्रीम व्रीम लगाते हो, फेयर एंड लवली हो गया, फेयर हैंडसम हो गया, तो इसमें किसका उपयोग किया जा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों मरहम एवं चेहरे की क्रीम बनाने। फिर है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका दोस्तों यूज़ क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। फिर इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का यूज़ दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। फिर है दोस्तों सिल्वर नाइट्राइड यानी कि AgNO3 का दोस्तों प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। फिर है दोस्तों मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है, किसका, AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड का। फिर इसके बाद आता है कि सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, क्वेश्चन दे के पूछ सकता है AgNO3 को क्यों रखते हैं। तो आंसर है दोस्तों क्यों रखते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो सकता है, हो जाता है, इस कारण से सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किस में करते हैं, AgNO3 का यूज़ हम निशान लगाने वाली स्याही में करते हैं। फिर है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का यूज़ हम फोटोग्राफी में होता है। AgBr का यूज़ किस में होता है, फोटोग्राफी में होता है। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते कि चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है। इसका कारण क्या है भाई, कारण तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड
यानी कि Ag2S बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। कि चांदी के चम्मच से आप अंडा मत खाओ, नहीं तो क्या होगा, चम्मच नष्ट हो जाएगा भाई, है ना। किसी ने आपसे बोला, तो आपने बोला कि ऐसा क्यों होता है भाई, तो उसने बताया कि चांदी जो होती है दोस्तों, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया, यानी अंडे में दोस्तों इससे ये भी पता पड़ रहा है कि अंडे में क्या उपस्थित होता है, गंधक उपस्थित होता है। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि अंडे में क्या उपस्थित होता है, गंधक, और गंधक से ही अभिक्रिया करके क्या करता है, चांदी काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो दोस्तों सिल्वर सल्फाइड का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, ये भी एक क्वेश्चन। तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड का क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला होता है। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का यूज़ किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों 22 कैरेट का हम यूज़ करते हैं आभूषण बनाने के लिए। फिर है दोस्तों इसी में पॉइंट देखते हैं कि आयरन पायराइट FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। कि झूठा सोना या बेवकूफ़ा को सोना किसको कहते हैं, तो आंसर है दोस्तों आयरन पायराइट्स को। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। फिर है दोस्तों ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किस में होता है, सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। फिर है दोस्तों प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। फिर इसके आगे है दोस्तों कि पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। तो दोस्तों पारा को क्या हम दोस्तों क्विक सिल्वर भी कहते हैं। तो आंसर है तो पूछ लेगा क्वेश्चन देखें कि पारे का निष्कर्षण के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है, तो इसका जवाब है दोस्तों पारे के निष्कर्षण के लिए दोस्तों जो हम है सिनेबार का यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, पारे के निष्कर्षण के लिए हम सिनेबार का यूज़ करते हैं। पारा को लोहा पात्र में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पारा को किस पात्र में रखा जाता है, तो लोहे के पात्र में, क्योंकि ये लोहे के साथ में अमलगम नहीं बनाता है। बाकी धातु के साथ में बना सकता, लेकिन लोहे के साथ में ये पारा अमलगम नहीं बनाता। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती। कई बार ये क्वेश्चन आए कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन से मतलब क्या रहता है, तो पारे का वाष्प रहता है और आर्गन गैस भरी रहती है। इसी कारण तो ट्यूबलाइट रोशनी देती, ज़्यादा रोशनी देती है। शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग शीशे का उपयोग कागज पर लिखने में होता है। तो शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि धातुओं में मतलब एलिमेंट्स में, तत्वों में सबसे अधिक स्थायी तत्व कौन सा है, तो आंसर है दोस्तों शीशा है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस तत्व का यूज जो दोस्तों कागज पर लिखने में होता है, तो आंसर है दोस्तों शीशे का हम यूज़ करते हैं। फिर है दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गोली बनाने में किस का उपयोग होता है, तो लेड आर्सेनिक का उपयोग होता है। फिर है दोस्तों कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। कार्बन शीशे का उपयोग किस तरह के अंगों के निर्माण में होता है, तो कृत्रिम अंग जो आपको बनाना होना तो कार्बन शीशे का आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर है दोस्तों लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहते हैं। लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, लिथार्ज भी कहते हैं, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लिथार्ज का उपयोग दोस्तों रबड़ उद्योग में, स्टोरेज, बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में हम लिथार्ज का यूज़ करते हैं। फिर हम इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं 239 नंबर के पेज से देखते हैं दोस्तों कि बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहते हैं। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन देके पूछ सकता है दोस्तों सफ़ेदा के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर है इसका दोस्तों हम बेसिक लेड कार्बोनेट को ही सफ़ेदा के नाम से जानना जाता है, जिसको भी दोस्तों वाइट लेड भी कहते हैं। फिर है दोस्तों लेड
थाइल का उपयोग अपस्फोटन को रोकने में किया जाता है। फिर है दोस्तों, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रोडक्शन, तो वो होता है दोस्तों झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक क्या है दोस्तों? 92U38 है। रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। फिर है दोस्तों, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हेबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में होता है। पूछ लेगा दोस्तों, अमोनिया के उत्पादन में हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का यूज़ करते? तो यूरेनियम कार्बाइड का यूज़ करते। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्राइड एवं एसीटेट का यूज़ फोटोग्राफी में होता है। किस में होता है दोस्तों? यूरेनियम के नाइट्राइड एवं एसीटेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में करते। फिर है दोस्तों, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से होता है। यूरेनियम धातु का दोस्तों मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से निष्कर्षण होता है। फिर है दोस्तों, प्लूटोनियम कैसी है दोस्तों? एक भारी रेडियो सक्रिय धातु। मतलब ऑसियम तो सबसे भारी है, लेकिन प्लेटिनियम कैसी धातु है दोस्तों? भारी है, जो दोस्तों रेडियो सक्रिय भी और भारी भी। यह एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। पूछ लेगा दोस्तों, प्लेटिनियम किस सीरीज का सदस्य है, किस श्रेणी का सदस्य? तो आंसर है दोस्तों एक्टिनाइट श्रेणी का, ध्यान में रखना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यूजेज दोस्तों परमाणु बम बनाने में होता है प्लूटोनियम का। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में इसी से बने हुए थे। फिर है दोस्तों, हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रियोल। फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 7H2O को कहते हैं। इसे रोमन विट्रोल भी कहते हैं। फिर है दोस्तों, उजला थोथा यानी कि वाइट विट्रियोल। जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 यानी कि ZnSO4 7H2O को कहते हैं। फिर है दोस्तों, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रोल। क्या है दोस्तों? नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल क्या है? तो नीले तत्व का दोस्तों कॉपर सल्फेट यानी कि COSO4 5H2O को कहते हैं। कॉपर सल्फेट को ही दोस्तों नीला थोथा भी कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। तूतिया, तूतक तूतिया। किसको बोल रहे हैं हम? नीले तोते को ही बोल रहे हैं। कॉपर सल्फेट को ही तूतिया भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CuSO4 5H2O। ध्यान में रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि नीले तोता का फॉर्मूला क्या है या कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? तो CuSO4 5H2O जो है इसका फॉर्मूला। फिर है दोस्तों लाल थोता यानी कि रेड विट्रियोल। तो कोबाल्ट सल्फेट COSO4 7H2O को कहते हैं। क्वेश्चन देके पूछ लेगा कि लाल धोता या कोबाल्ट सल्फेट किसका फॉर्मूला क्या है? तो CuSO4 7H2 है। फिर है दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी यानी चूहे मारने वाली दवा के रूप में किया जाता है। तो कृंतकनाशी या चूहे मारने की दवा में हम किसका यूज़ करते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फेट यानी रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक फॉस्फेट जो है दोस्तों कैसा पदार्थ है और किसके काम में आता है? तो तीखा पदार्थ तो है ही है दोस्तों, प्लस इससे रंग भी किया जा सकता है, कलरिंग भी किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है। फिर इसी में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्विक सिल्वर या फिर दोस्तों क्विक सिल्वर पारा Hg को कहते हैं। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं दोस्तों? तो पारा को कहते हैं। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यह सदा किसी अमलगम का एक घटक है। तो दोस्तों अमलगम बनाना है ना, तो दोस्तों हमेशा पारे का यूज़ तो आपको करना ही करना है। और क्विक सिल्वर किसको कहते हैं दोस्तों? पारे को यानी कि Hg को कहते हैं। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो थोरियम पाया जाता है।
फिर है दोस्तों मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लिथियम आयन बैटरियाँ आती है ना दोस्तों, तो मोबाइल फ़ोन में हम बैटरी में लिथियम धातु से बनती है। फिर है दोस्तों प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्याज लहसुन में जो गंध आती है, मतलब जिससे आप रोने लग जाते हैं, मतलब आंसू आने लगते हैं, तो ये गंध किसके कारण से आती है दोस्तों? प्याज में क्या होता है, हम आंसू आने लग जाते हैं, तो गंध का कारण तो दोस्तों पोटेशियम की उपस्थिति है। फिर है दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, और मोनोपोटेशियम टार्टेट का प्रयोग बैटरी में, और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में, व पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती की जो रासायनिक संरचना क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। माणिक्य एवं नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यानी कि Al2O3, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। तो माणिक्य एवं जो नीलम है दोस्तों एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 है, अर्थात आप माणिक्य या नीलम पहन रहे, इसका अर्थ क्या है, आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही पहन रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों माणिक्य का लाल रंग किसके कारण होता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आंसर है दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। फिर है दोस्तों ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप होता है, तो दोस्तों आंसर है आयरन ऑक्साइड का। फिर है दोस्तों लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो दोस्तों 0 होता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन दे के पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं, लेड का प्रतिशत कितना होता है, 0 होता है। फिर है दोस्तों बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। क्या है, बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट है। और सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला है दोस्तों Na2B4O5 OH4 8H2O। सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Na2B4O5 OH4 8H2O। तो दोस्तों बोरेक्स या सुहागा को किस में यूज़ करते हैं, तो सूजन को कम करने वाले, कसैले, रोगाणु रोधी, बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। तो बोरेक्स में क्या, सुहागा में क्या क्या गुण पाए जाते हैं बोरेक्स या सुहागा में, तो सूजन को कम कर देता है, कसैले, रोगाणु रोधी होता है, बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। फिर है दोस्तों प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज संबंधित वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबोर्ग है। तो प्लूटोनियम की खोज किसने करी, डिस्कवरी करी, कई बार ये क्वेश्चन आया, तो ग्लेन टी सीबोर्ग ने करी है। ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर बाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इडियन मैकमेलिन ने करी। तो दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक ने करी, तो इसको स्किप कर सकते हैं आप। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों शुष्क के रूप में किया जाता है। फिर है दोस्तों परमाणुवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है दोस्तों कि सीजियम का प्रयोग हम टाइम कीपर के रूप में किस तरह की घड़ियों में करते हैं, तो परमाणुवीय घड़ियों में किया जाता है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। एल्यूमिनियम कैसा ऑक्साइड बना सकता है, आंसर है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। फिर है दोस्तों इसी में हम सेकेंड हाफ देख लेते हैं। तो सेकेंड हाफ में दोस्तों 239 पेज पे है, 212वें नंबर की हेडिंग है अधातुएं। अब ये दोस्तों अधातुएं होती क्या है, इनको देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 आघातवर्धनीय तत्व यानी कि नॉन मेटेलिक हैं। तो 22 अधातु, मतलब अधातु पूछ लेगा दोस्तों आपसे कि कितने तत्व हैं, तो 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें कि दोस्तों 11 गैस हैं, 1 द्रव है, तथा शेष क्या है दोस्तों 10 ठोस है। द्रव अवस्था स्थित अधातु कौन सी, ब्रोमीन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अधातु हैं, तो आंसर है दोस्तों 22 अधातु हैं,
है ना, अधातु तत्व नॉन मेटालिक है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन 22 अधातुओं में कितनी ऐसी अधातु हैं जो कि गैस के रूप में पाई जाती है ना। तो आंसर है दोस्तों, जिनमें कि दोस्तों 11 गैसें हैं, 11 गैसें हैं। और दोस्तों इन 11 गैसों में एक द्रव है तथा शेष 10 ठोस है। हाँ, फिर दोस्तों क्या 11 तो गैसें हो गई, फिर भाई 11 अधातु और बची है। तो वो जो 11 अधातु जो बची है उनमें से कितनी ऐसी अधातु हैं जो ठोस है। तो जो बची हुई 11 अधातुओं में क्या है, 10 तो ठोस है भाई, और एक जो है पूरी मतलब 22 अधातुओं में सिर्फ एक ही अधातु है जो हमें द्रव के रूप में पाई जाती है, मतलब द्रव रूप में है वो अधातु। तो वो अधातु कौन सी है, तो वो अधातु है दोस्तों ब्रोमीन है। पूछ लेगा दोस्तों कि ब्रोमीन कैसी अधातु है, तो आंसर है दोस्तों ये द्रव अधातु है। मतलब कैसी धातु है, मतलब ये अधातु है, वो भी द्रव अधातु है, ध्यान में रखना। अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। जैसे कि अधातुएं क्या होती है दोस्तों, सामान्यतः विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक तो होती है, लेकिन दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन है। अब बात क्या है, ग्रेफाइट है। ये दोस्तों ग्रेफाइट जो ऐसी एक अधातु है जो ऊष्मा ना तो ऊष्मा की कुचालक है और ना ही विद्युत की कुचालक है, ग्रेफाइट अधातु। ध्यान में रखना दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, बस इन्हीं को याद कर लो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। थ्योरी ज़्यादा पढ़ने से भी मतलब नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लगाओ जिसमें कि हम डिटेल में चर्चा हो, जिसमें कि अब दोस्तों हाइड्रोजन को हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन के क्या होता है दोस्तों, 3 समस्थानिक है जो कि ज्ञात है हमें। तो दोस्तों ये समस्थानिक कौन कौन से, प्रोटेनियम, प्रोटियम 1H1 या H, ड्यूटेरियम 1H2 या D, या ट्राइटियम 1H3 या T। ड्यूटेनियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल में मतलब के रूप में क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, ड्यूटेनियम के ऑक्साइड। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वार्शवन ने की थी। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारी जल की खोज किसने व कब करी, तो यूरे व वार्शवन ने दोस्तों 1932 में की थी। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भारी जल का होता है। तो साधारण जल जो भी दोस्तों आप यूज़ करते हो उसके 7000 भागों में से सिर्फ एक भाग आपको मिलेगा जो कि D2O का भारी जल का होता है। फिर है दोस्तों भारी जल जो होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। भारी जल कई बार क्वेश्चन यह आ सकता है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारी जल कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो आंसर है दोस्तों 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जम जाता है। कि भारी जल आप लेके आ गए और उसको दोस्तों आपने जमाने की कोशिश करी तो नहीं जमेगा, लेकिन आपने अगर 3.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो भारी जल क्या होगा, जम जाएगा वहीं के वहीं। फिर है दोस्तों भारी जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो भारी जल को यूज़ आप न्यूट्रॉन बंधक के रूप में करते हैं। फिर है दोस्तों ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में हम भारी जल का यूज़ करते हैं। फिर है दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि ट्रेसर के रूप में भी भारी जल का यूज़ किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में भी भारी जल का यूज़ किया जाता है। फिर है दोस्तों मृदु एवं कठोर जल, तो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर कहते हैं। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार की जल की कठोरता होती है, एक तो होती है अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस, और सेकंड होती है दोस्तों स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता क्या होती है दोस्तों, तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले रहने के कारण होती है। तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है, तो उसमें दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता में जल में भुजा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है।
अब क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि अस्थायी कठोरता को आपको दूर करना हो तो जल में कौन सा चूना आपको डालना पड़ेगा। तो भुजा चूना डालोगे तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों दूधिया चूना डालने से भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों आपके घर में अगर अस्थायी कठोर जल पड़ा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करो, तो भुजा चूना ले आओ या फिर दूधिया चूना लाओ और डाल दो भाई, तो क्या हो जाएगी, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स देके, ताकि आपको लिंक बन जाए, याद हो जाए। फिर है दोस्तों स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता को हम देख लेते हैं कि स्थायी कठोरता क्या होती है आखिर में। तो दोस्तों जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता को स्थायी कठोरता कहलाती है। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्राइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। तो दोस्तों जल की स्थायी कठोरता क्यों होती है, तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्राइड आदि लवण घुले हैं, इसके कारण होती है जल की स्थायी कठोरता। फिर जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। तो क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि जल में स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट डाल दो भाई, है ना, सोडियम कार्बोनेट डालो और उबाल दो भाई, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अस्थायी भी दूर हो जाएगी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाएगी। फिर है दोस्तों जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है, परम्यूटेड विधि है। जल की स्थायी कठोरता दूर करना हो तो आपको सबसे पहले मुख्य विधि अपना लो भाई, सबसे अच्छा। बार बार अलग अलग मेथड का यूज़ करो तो क्या मतलब, तो क्या यूज़ करोगे आप, परम्यूटेड विधि का यूज़ कर लोगे भाई, तो उससे क्या हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी, जल्दी दूर हो जाएगी। तो परम्यूटेड सोडियम जियोलाइट को कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परम्यूटेड किसको कहते हैं, तो आंसर है दोस्तों सोडियम जियोलाइट को ही कहते हैं। फिर हम इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सबसे उपयुक्त है। कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सबसे सर्वाधिक उपयुक्त। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने व बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से आपको उभारना हो तो किसका यूज़ करोगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर। तथा बालों की ब्लीचिंग करनी हो तो आप किसका यूज़ करोगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर लेंगे हम। अब आता है दोस्तों ऑक्सीजन पे आता है कि भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन यानी 46.60% होती है और वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में आयतन के अनुसार ऑक्सीजन कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों दूसरे स्थान पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 20.93% है, ध्यान में रखना। फिर आता है दोस्तों ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान में रखना ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 8O16 है दोस्तों, जो कि दोस्तों 99.76% है। फिर है दोस्तों 8O17 है जो कि दोस्तों 0.037%, तथा दोस्तों 8O18 है जो कि दोस्तों 0.204% है। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि ओजोन यानी कि O3 यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन O3 जो है दोस्तों ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। O3 की सांद्रता कहाँ अधिक होती है, तो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस के दुष्प्रभाव से बचाती है। फिर है दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं कि सल्फर क्या है, सल्फर को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता कितनी है दोस्तों, 0.05% है। कितनी है दोस्तों सल्फर की प्रतिशत पृथ्वी तल में, तो दोस्तों वो है दोस्तों 0.05% है। फिर है दोस्तों सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन कौन सा है, तो आंसर है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस और नाम से जानते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रोल नाम से भी जानते हैं।
और महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन कौन सा है सल्फर का? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। अब दोस्तों इसी में हम ये दोस्तों लास्ट पॉइंट था। अब दोस्तों हम कल की क्लास में देखेंगे जहाँ पे हम दोस्तों 240 नंबर के पेज से पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा पार्ट 4 तो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब हम कल 240 नंबर के पेज से हम दोस्तों कुछ पॉइंट और हैं दोस्तों, फिर हमारा ये केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। और केमिस्ट्री के बाद हम दोस्तों इसको रिवाइज कर लेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिससे कि दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा इन्हीं लेक्चरों में। आपको कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट करिए दोस्तों, है ना, जिससे दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम दोस्तों केमिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।